गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो मांग या डिमांड है वो इकोनॉमिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है या कंसेप्ट है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, जब एक निश्चित कीमत और निश्चित समय इकाई के संदर्भ में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व प्रभावशाली इच्छाओं को व्यक्त करता है। डिमांड में क्या होता है कि फिक्स टाइम होता है, फिक्स प्राइस होता है। उस फिक्स प्राइस और उस फिक्स टाइम के अंदर कंज्यूमर अगर किसी वस्तु विशेष की किसी मात्रा के लिए इच्छा जाहिर करता है, तब उसे उस वस्तु की मांग कहा जाता है। अगर हम प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में देखें तो वे कहते हैं कि एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर प्रति इकाई समय में खरीदी जाएगी। आगे हम डिमांड के प्रकार पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट है इसमें प्राइस डिमांड या कीमत मांग। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब कि जो कीमत के अलावा जो अन्य फैक्टर हैं डिमांड के, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो एक उपभोक्ता दी हुई कीमत पर प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता है। कीमत दी हुई होगी और उस कीमत पर प्रति इकाई समय में वो जितनी मात्रा की मांग करता है। देखिए, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशंस होता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होती है। ये जो अन्य बातें हैं इसमें इनकम, फैशंस, कंज्यूमर की आदत, भविष्य की निकटता, यानी मतलब कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग को हम भविष्य में स्थगित कर सकते हैं। सब कुछ फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मानव उपभोक्ता उसकी 500 यूनिट्स परचेज करता है। अगर इनकम बढ़कर 2 रुपये अगर प्राइस 2 रुपये हो जाता है तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा उस यूनिट्स की? कम कर देगा। पहले वो कम कीमत में ज़्यादा इकाइयाँ खरीदता था उस वस्तु की, अब ज़्यादा कीमत में कम इकाइयाँ खरीदेगा। मानो वो 400 इकाइयाँ कर देता है। अगर कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो वो कम कर देगा डिमांड। इसी तरह चक्कर चलता रहता है। आगे देखिए, डिमांड कर्व है। यहाँ पर कीमत P है तो P कीमत के ऊपर क्यू मात्रा खरीदी जाती है। अगर कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो P1 कीमत पर Q1 मात्रा खरीदी जाती है। सॉरी, मैं ये नीचे लिखना भूल गई। और P2 अगर कीमत घटकर, यानी प्राइस डिक्रीज हो जाता है, P2 हो जाता है, तो जो वस्तु की मात्रा की डिमांड है वो Q2 हो जाती है। आगे है इनकम डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता दी हुई आय पर प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा की मांग करता है उसे उस वस्तु की आय मांग कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर इसमें प्राइस इंक्लूड हो गया, इनकम हट गई, क्योंकि ये इनकम की ही बात कर रहा है। एक कंज्यूमर अपनी इनकम के आधार पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता है प्रति इकाई समय में। देखिए, जो बढ़िया वस्तु होती है उसकी जो इनकम डिमांड होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो बढ़िया वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी, और घटिया वस्तुओं की जो इनकम डिमांड होती है वो नेगेटिव होती है।
अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम इन्फीरियर गुड्स या जो गिफन गुड्स होते हैं, गिफन गुड्स घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। जो dx इज इक्वल टू एफ वाई, जो फलन धनात्मक या घटिया का ऋणात्मक होता है। बढ़िया वस्तुओं का जो dx यानी एफ वाई जो फलन होता है वो पॉजिटिव होता है और घटिया का नेगेटिव होता है। आगे इसमें है जो डायग्राम है बढ़िया वस्तु का। यहाँ पर जो y है वो इनकम को शो कर रहा है। अगर हमारी इनकम y है तो हम क्यू मात्रा खरीद रहे हैं बढ़िया वस्तु की। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम मांग की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, यानी Q1 कर रहे हैं। अगर हमारी जो आय है या जो इनकम है वो घट रही है, वो घट गई है किसी कारण से, तो हम किसी वस्तु की Q2 मात्रा का उपभोग करते हैं। जो बढ़िया वस्तु होती है उसका और आय मांग का यानी इनकम डिमांड का जो रिलेशंस होता है वो पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ने पर बढ़िया वस्तु की मांग बढ़ेगी और इनकम कम होने पर बढ़िया वस्तु की मांग कम होगी। y कीमत पर Q मात्रा खरीदी जा रही है, y आय पर y1 इनकम लेवल के ऊपर Q1 मात्रा खरीदी जा रही है। जब आय हमारी कम हुई तो y2 इनकम लेवल के ऊपर Q2 मात्रा खरीदी जा रही है। आगे है घटिया वस्तु। जो घटिया वस्तु और जो आय मांग का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे हमारी आय y है तो हम Q मात्रा का उपभोग कर रहे हैं, हमारी आय में बढ़ोतरी हुई तो हमने घटिया वस्तु की डिमांड को कम कर दिया, यानी हम उसका Q2 कंज्यूम करने लग गए। हमारी इनकम y से कम होकर y2 हो गई तो हम घटिया वस्तु की डिमांड ज़्यादा करने लग गए, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, Q1 होगी। यहाँ पे जो Q है वो डिमांड क्वांटिटी को शो कर रहा है। जो प्राइस या इनकम होती है उसको y एक्सिस पे शो किया जाता है, जो डिमांड होती है उसको x एक्सिस पे शो किया जाता है। तो जो घटिया वस्तु का जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। बढ़िया वस्तु का बढ़ रहा है। देखिए जो डिमांड का जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स में या जो कॉन्सेप्ट्स है वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये +1 से लेकर आगे जितने भी कोर्सेज होते हैं हर बुक में 3rd या 4th चैप्टर डिमांड का ही होता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे डिमांड पे या पूर्ति पे ही आगे आगे बात होगी। एक आता है क्रॉस डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता प्रति इकाई समय में y वस्तु की कीमत पर x वस्तु की जितनी मात्रा की मांग करे, यानी y वस्तु, अगर मानो y वस्तु की कीमत बढ़ गई, उस
उसकी कीमत पर, उस बढ़ी हुई कीमत, तो वाई वस्तु की जो पहले कीमत थी उसी कीमत पर हम एक्स वस्तु की जितनी मात्रा की मांग करते हैं, वाई की कीमत पर एक्स वस्तु की जितनी मात्रा की मांग की जाती है उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो एक्स एंड वाई वस्तु अगर स्थानापन्न होने पर मांग धनात्मक होती है, स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफी, और पूरक होने पर ऋणात्मक होती है। पूरक मतलब कि ऐसी वस्तुएं जब मतलब कि जो दो वस्तुएं मिलकर किसी एक वस्तु के डिमांड को पूरी करते हैं, जैसे स्कूटर और पेट्रोल, तो वे दोनों मिलकर ही हमारे ट्रांसपोर्ट की डिमांड को फुलफिल करते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के टी एंड कॉफी के अलावा जैसे डबल रोटी और बटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। आगे इसकी डायग्राम है, देखिए अगर प्राइस y है, अगर वस्तु की कीमत y है तो क्यू मात्रा खरीदी जा रही है स्थानापन्न वस्तु की। अगर कीमत कम होकर y2 हो जाती है तो Q2 मात्रा खरीदी जाती है, अगर बढ़कर y1 हो जाती है तो Q1 मात्रा खरीदी जाती है। तो इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर पूरक वस्तुओं के संदर्भ में देखें, अगर प्राइस P है, P प्राइस पर पूरक वस्तुओं की Q डिमांड की जाती है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल या डीजल के डिमांड के प्राइस हाइक होने से जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने लग जाएंगे। देन फिर आता है कि अगर प्राइस P से कम होकर P2 हो जाता है, अगर मानो पेट्रोल या डीजल के जो प्राइस हैं वो बिल्कुल ही लो हो गए, तो लोग पानी की तरह यूज़ करने लग जाएंगे उसको, और जो हमारे व्हीलर्स हैं उनकी डिमांड में भी, यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें डिमांड इंक्रीज होगी। आगे है जॉइंट डिमांड, मतलब कि जब दो वस्तुएं मिलकर डिमांड को पूरा करती हैं, डबल रोटी और मक्खन। फिर है डिराइव्ड डिमांड यानी व्युत्पन्न मांग, जब किसी वस्तु की जो मांग होती है वो दूसरी किसी वस्तु पर डिपेंड होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोडक्शंस के साधनों की मांग उनके द्वारा किए गए उत्पादन की मांग पर निर्भर करती है। सिक्स्थ है कंपोजिट डिमांड या सामूहिक मांग, जो वस्तु अनेक प्रयोगों में आ सकती है। इसका एग्जाम्पल अगर मिल्क को हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, बटर, पनीर, मिठाइयाँ, तो ये है कंपोजिट डिमांड। डिराइव्ड जो डिमांड होती है, अगर उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूं कि उत्पत्ति के साधनों की मांग उनके द्वारा किए गए उत्पादन की मांग पर निर्भर करती है। जो हमारे उत्पादन करने के जो साधन हैं उनकी मांग तभी ज़्यादा की जाती है जब उनके द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डिमांड में इंक्रीज होगा, अदरवाइज उनकी डिमांड ही नहीं की जाएगी। क्योंकि
प्रोडक्शंस के जो साधन होते हैं या उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मांग किस पर निर्भर कर रही है? उनके द्वारा उत्पादन पर, उत्पादन की मांग पर। फिर आता है मांग मात्रा में परिवर्तन के रूप। इसके दो प्रमुख रूप हैं, एक मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, दूसरा है मांग में वृद्धि और कमी। मांग में विस्तार कब होता है? जब किसी वस्तु की बाजार कीमत में गिरावट होती है। गिरावट से क्या होता है कि उस वस्तु की जो मांग मात्रा हो जाती है वो बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को हम मांग का प्रसार यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या मांग का विस्तार कहते हैं। अगर इसके अपोजिट देखें, जब किसी वस्तु की बाजार कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा घट जाती है, तो उसे उस वस्तु का मांग का संकुचन कहते हैं यानी कंट्रैक्शंस ऑफ डिमांड। फिर आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होती है? जब किसी वस्तु की बाजार कीमत में परिवर्तन के अलावा प्राइस से अलग जो दूसरे फैक्टर होते हैं उनके कारण भी अगर डिमांड बढ़ती या घटती है। ओनली प्राइस ही एक डिमांड नहीं है, जो ओनली प्राइस ही फैक्टर नहीं है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम इसमें देखें मांग में वृद्धि, तो उपभोक्ता की आदतें, रुचियां, मौसम, फैशंस, ग्रोथ, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि में जब चेंज होता है तो उस चेंज से किसी वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ती है, तो हम उसे उस वस्तु की मांग वृद्धि कहते हैं। देखो, मांग की वृद्धि में प्राइस के साथ साथ और फैक्टर्स भी हैं। उपभोक्ता की रुचि, मौसम, अब जैसे गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर फैशन आता है, फॉर एग्जांपल अगर आज देखिए जैसे बेल बॉटम और स्ट्रेट फिट पैंट का फैशन है, ट्रेंडिंग फैशन है ये, तो आज के टाइम में नैरो जीन्स की डिमांड बहुत कम हो गई है। देखो ना, फैशन, उस फैशन ने कितना इफेक्ट किया नैरो जीन्स की डिमांड को। इकोनॉमिक्स में जो एग्जाम्पल होते हैं वो डेली रूटीन की लाइफ से ही बनते हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं ना। फिर आता है मांग में कमी। आदत, रुचि, मौसम, समृद्धि, परिवार के सदस्य की संख्या आदि में परिवर्तन से जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है, मांग की मात्रा में कमी होती है। फैशन आ गया, स्ट्रेट फिट पैंट का और बेल बॉटम जीन्स का, तो नैरो जीन्स की डिमांड कम हो गई। किस वजह से? प्राइस की वजह से नहीं हुई, वो फैशन की वजह से। फैशन के कारण इंटरेस्ट खत्म हो गया कंज्यूमर का, ठीक है। फिर आता मौसम। देखिए, जो सर्दी के, जो विंटर सीजन के जो क्लोथ्स होते हैं उनकी डिमांड नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा रहती है। फरवरी में ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हमने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स में और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपना माल बाहर निकालने के लिए ऑफर लगा देते हैं, कहीं पे कितना % ऑफ, कहीं पे 50, कहीं पे 70, ऐसे करके ऑफर प्राइस होते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स के। क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो अपना फैशन रिपीट नहीं करते, हर मौसम में उनका फैशन अलग होता है, डिजाइनिंग अलग की जाती है।
तो फरवरी में देखना यही होगा। फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्टिंग में समर क्लोथ्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनका प्राइस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हर साल फैशन चेंज होता रहता है और तकनीक की इस दुनिया में हर महीने हर दिन फैशन बदलता रहता है। अगर हम डिमांड का डिक्रीजिंग का देखें, प्राइस पी था, पी प्राइस के ऊपर क्यू मात्रा खरीदी जा रही थी, तो जो डिमांड कर्व था वो डीडी था, यानी ऊपर था। फिर प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होकर P2 हुआ, तो प्राइस P2 होने पर मांग कम हुई। जब कंज्यूमर ओपी प्राइस पर ही वस्तु की जो डिमांड क्वांटिटी है उसको ओ क्यू से घटाकर ओ क्यू1 कर देता है, तो जब मूल कीमत ओपी से नीचे कीमत OP1 पर उपभोक्ता पहले जितनी यानी क्यू मात्रा की ही मांग करे। जब कंज्यूमर मूल कीमत से ओपी से नीचे OP2 पर जो मांग की मात्रा है उसकी मांग कितनी करता है, Q2 करता है, तो ये क्या है, कमी। तो इसमें क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ये प्राइस के अलावा। इसमें प्राइस ही फैक्टर नहीं कर रहा, प्राइस के साथ साथ और फैक्टर्स भी इस डिमांड कर्व को या डिक्रीजिंग डिमांड कर्व को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है इंक्रीजिंग। देखिए P1 प्राइस पर P1 प्राइस यानी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो डिमांड कैसी है, Q1 डिमांड हो रही है। तो जो डिमांड कर्व है, जब कंज्यूमर ओपी प्राइस पर ही यानी ओपी प्राइस पर ही मांग की मात्रा ओ क्यू से बढ़ाकर यानी ओ क्यू से बढ़कर OQ1 कर देता है, जब कंज्यूमर ओपी प्राइस से ऊंची कीमत यानी OP1 पर पहले जितनी ही मात्रा की मांग करे, ये पहले जितनी मात्रा की ही मांग कर रहा है, ये यहाँ पे और जब उपभोक्ता ओपी से ऊंची कीमत OP1 से ऊंची कीमत OP2 पर मूल मांग मात्रा OQ से अधिक यानी OQ2 मात्रा की मांग करता है। मान लो इस कीमत पर फैशन में चेंज हो गया, इस कीमत पर फैशन में चेंज होने से क्या हुआ कि डिमांड बहुत, जो फैशन में जो चीज़ आई उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे प्राइस के अलावा और भी तो फैक्टर्स है ना। मान लो इस प्राइस में उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन में कोई खास बदलाव नहीं आया, फिर कीमत ऊंची हुई, P1 हुई, उसमें फैशन में आदत रुचि में किसी तरह का परिवर्तन हुआ, तो ऊंची कीमत पर भी डिमांड बढ़ी। तो इसमें जो डिमांड कर्व है, जो DD डिमांड कर्व है, वो ऊपर की तरफ होकर DD1 हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक या बात ना समझ में आए,
अगर एक्सप्लेन करते हुए मुझसे कोई वर्ड छूट जाए या मेरे से कोई गलती हो जाए ना, तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। देखिए, आज हमने मांग का एक्सपेंशंस, कंट्रैक्शंस, इंक्रीजिंग इन डिमांड, डिक्रीजिंग इन डिमांड, ये सब पढ़ा, प्राइस के बारे में पढ़ा, इनकम के बारे में पढ़ा, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, कंपोजिट डिमांड। तो कल हम जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में, लॉ ऑफ डिमांड, देखिए लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना मुश्किल नहीं है टॉपिक, बहुत आसान है। मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे।